नमस्कार, मैं गीता गाड़ी स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरकार लॉकडाउन की घोषणा हो गई। शहर में दंडात्मक कार्रवाई जारी है। लॉकडाउन सीमित पर व्यापारी वर्ग पीड़ित। पिछले 24 घंटों में 2800 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेना को अलर्ट। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। कोरोना से गंभीर हो रहे हालात में कर्नाटक सरकार के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन का सहारा लेने का समय आ गया है। राज्य सरकार ने अब 14 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य सरकार ने अब 14 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। इस लॉकडाउन अवधि के दौरान भीड़ से बचने के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक लेन देन जारी रहेगा। जनता द्वारा दिए गए समय के भीतर नियमों के अनुसार व्यापार को किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी ने लोगों से सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की है। राज्य के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस संबंध में जानकारी दी है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए 2 सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की है। शहर में दंडात्मक कार्रवाई जारी है। शहर में सेमी लॉकडाउन की कार्रवाई चल रही है। इसमें अब दंडात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है। सोमवार की सुबह शहर में व्यापार करने वाले खड़े बाजार और अन्य क्षेत्रों में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी शादी के दिन है, इसलिए अपना व्यवसाय बनाने के लिए कुछ व्यवसायी इस उद्देश्य के लिए दुकानें खोल रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। हालांकि वहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मनपा कर्मचारी पुलिस के सहयोग से ऐसे व्यापारियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। तो व्यापारी वर्ग का नुकसान अपरिहार्य है। यदि नियमों का पालन किया जाता है तो व्यापार एक ठहराव पर आ जाएगा और यदि आप नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। नतीजन व्यापारी समुदाय पीड़ित है। तस्वीर यह है कि व्यवसाय समुदाय जिसने अपने व्यवसाय के मामले में खुद को संकट में पाया, व्यापारियों को कुछ और दिनों के लिए इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। लॉकडाउन सीमित पर व्यापारी वर्ग पीड़ित। बेलगाम शहर में सेमी लॉकडाउन का अमल किया जा रहा है, लेकिन इससे व्यापारी वर्ग काफी पीड़ित है। महानगर पालिका की ओर से व्यापारियों पर सख्ती बरती जा रही है, लेकिन इसमें कुछ व्यापारियों को अलग न्याय किया जा रहा है। ऐसी शिकायत व्यापारी कर रहे हैं। बेलगाम शहर में मार्केट एरिया की यह बात सोमवार को सुबह सामने आई। 2 दिन के लॉकडाउन के बाद व्यापार खोलने का समय आया, तब पुलिस और महानगर पालिका की ओर से व्यापारियों को जबरदस्ती सूचना दे दी गई, जिससे व्यापारियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 2800 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में इतना भयानक हो चुका है कि रोजाना रिकॉर्ड मौतें हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना की वजह से 2812 लोगों की जान चली गई है। एक दिन में पहले कभी भी कोरोना की वजह से इतने लोगों की जान नहीं गई है। देश में अब इस जानलेवा वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,95,123 तक पहुँच गया है। देश में संक्रमण के मामले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अस्पतालों में मौजूदा व्यवस्था पर भारी बोझ आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में इससे पहले कभी भी इतने ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज नहीं किए गए हैं।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेना को अलर्ट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेना को अलर्ट कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जी से बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई तथा रोगियों के उपचार की मदद करने के लिए कहा। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से कहा कि स्थानीय सेना कमांडरों को निर्देश दिया जाए कि वे अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में रहे और राज्य सरकार को इस लड़ाई में हर संभव सहायता उपलब्ध कराए। देश में निर्माण होते हालात लेकर अब केंद्र सरकार को सेना को भी साथ लेने की जरूरत पड़ी है, जिससे मामले की गंभीरता का चित्र सामने आ रहा है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उनके परिवार वाले यहाँ से वहाँ ऑक्सीजन की तलाश में भटकने को मजबूर है। लेकिन इस बीच अब मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि देश में अगले आदेश तक ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। इससे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद मिलेगी। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा और बिना बाधा के सप्लाई करने के लिए इसके इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है। इस संबंध में आदेश जारी किया था। अब सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई की समीक्षा की और फैसला लिया है कि तत्काल प्रभाव से मौजूदा स्टॉक सहित पूरे ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल उद्देश्यों के लिए ही होगा। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से फिर से फिर से फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। देश की राजधानी नई दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वर्चुअल माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ गया है। हमने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था जो सोमवार सुबह खत्म हुआ। लॉकडाउन जरूरी था और एक तरह से अंतिम हथियार है। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा है। इसीलिए सबका मत यही है कि लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए। इसीलिए एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। संक्रमण की दर 36-37% तक पहुँच चुकी है। पिछले 1-2 दिन में कुछ कम हुई है और यह लगभग 29% है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इससे मुक्ति मिले। सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और यहाँ हर दिन संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसी परेशानी में देश में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी से देश को ज्यादा नुकसान पहुँचा है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने दूसरे देशों से इसे आयात करने का फैसला किया है, जिसमें सऊदी अरब ने बड़ी मदद दी है। सऊदी अरब भारत को 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। अडानी समूह और लिंडे कंपनी के सहयोग से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को कंटेनर द्वारा शिपमेंट किया जा रहा है। मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की डोज, महाराष्ट्र सरकार का ऐलान।
महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 साल से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह तो साफ है कि दाम एक बराबर नहीं है। हमने कैबिनेट में इस बात की चर्चा की है कि 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। हम ग्लोबल टेंडर्स को आमंत्रित करेंगे और न्यूनतम दाम तक उचित वैक्सीन लेंगे। हम 14 से 15 करोड़ वैक्सीन लेंगे और महाराष्ट्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। हम महाराष्ट्र में व्यापक वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगे जिससे कि महाराष्ट्र कोरोना से मुक्त हो सके। 18 से 45 साल के लोगों को राज्य की तरफ से मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, जबकि 45 से ऊपर वाले लोगों को पहले की तरह केंद्र की सप्लाई के तहत वैक्सीन की डोज दी जाएगी। मुंबई में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी से दिलासा। देश में बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच मुंबई से राहत की खबर आई है। मुंबई के लिए रविवार लगातार तीसरा दिन रहा जब नए कोरोना संक्रमितों की संख्या पिछले दिन के मुकाबले कम रही, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही। इसका नतीजा ये रहा कि मुंबई में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हो गई है। ये राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि कोरोना की सबसे बुरी मार मुंबई ने झेली है और जब देश कोरोना की दूसरी लहर झेल रहा है, ऐसे वक्त में ये आंकड़े थोड़ी राहत देते हैं। रविवार शाम को जारी बुलेटिन के मुताबिक मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,542 नए मरीज मिले। इस दौरान 64 मरीजों की मौत हुई। 8,478 मरीज ठीक होकर घर लौटे, जबकि इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को यहाँ 5,888 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई थी। उस दिन 8,539 मरीज ठीक हुए थे और 71 ने दम तोड़ा था। वहीं शुक्रवार को मुंबई में 7,221 नए मामले सामने आए थे और 9,541 मरीज ठीक हुए थे। उस दिन 72 मरीजों की जान गई थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर 4 लोग गिरफ्तार। कोरोना संकट में जब सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, तब कुछ लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बड़े स्तर पर कालाबाजारी को अंजाम दे रहे हैं। पूरे देश से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को बड़े दामों में बेचा जा रहा है। दिल्ली, नोएडा में भी ऐसी कई घटनाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। ताज़ा मामला दिल्ली का है, जहां पर बड़े स्तर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही थी। इस इंजेक्शन को 40,000 रुपए में बेचा जा रहा था। पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने एक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1,20,000 रुपए और 3 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। वहां उनकी गाड़ी में 100 ऑक्सीमीटर और 48 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं। शिकायत दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया। चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL 14 के अपने 5वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 69 रनों से हरा दिया। इस जीत ने सुपर किंग्स को अंक तालिका में 8 अंकों बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर पहुंचा दिया है। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट पर 191 रन बनाए। इसमें रविंद्र जडेजा के 28 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 62 रन बनाए तथा फाफ डु प्लेसिस ने 50 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी बेंगलोर की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद 20 ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 122 रन बना सकी। शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का निधन। शास्त्रीय गायक पद्म भूषण राजन मिश्रा का रविवार को दिल्ली में कोविड-19 के संक्रमण के कारण निधन हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के साथ हार्ट से जुड़ी समस्या होने के बाद उन्हें दिल्ली में सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सलीम मर्चेंट ने ट्विटर पर राजन मिश्रा के निधन की जानकारी दी है। बनारस घराने से ताल्लुक रखते हुए पंडित राजन मिश्रा भाई साजन मिश्रा के साथ दशकों से भारतीय और विश्व के मंच पर अपने गायन का
प्रदर्शन करते आए हैं। 1951 में जन्मे राजन मिश्रा का जन्म और पालन पोषण वाराणसी में हुआ। अपने भाई के साथ उन्होंने अपने पिता हनुमान प्रसाद मिश्रा, उनके दादा के बड़े भाई रामदास जी मिश्रा और उनके चाचा सारंगी सदगुसो गोपाल प्रसाद मिश्रा के साथ संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।